गुड मॉर्निंग। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक बार कंफर्म कर दें, उनको वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रोजेक्टर का ग्राफ क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? प्रोजेक्टर पे जो ग्राफ चल रहा है, ये ग्राफ सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है? चलिए, वेरी गुड। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ये डेफिसिट ट्रेंड देखा था, आप सभी लोगों को याद है? इसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। जो सबसे ऊपर वाला मैरून कलर, रेड कलर की लाइन है, वो फिस्कल डेफिसिट को बता रहा है हमें। उसके नीचे जो ब्लू कलर है वो रेवेन्यू डेफिसिट, उसके नीचे जो येलो कलर है वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और सबसे नीचे जो मैरून कलर है वो प्राइमरी डेफिसिट को इंडिकेट कर रहा है। ये क्लियर है सभी को? इसमें एक चीज हमने ये देखा था कि पिछले कुछ समय में जो रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी कि ये जो ब्लू कलर वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा हुआ है ना डेफिसिट, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है। इसके पीछे एक रीजन ये भी है, लास्ट क्लास में शायद मैंने इस पर चर्चा की थी या नहीं की थी, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं आप सभी लोगों को कि जो पिछला कुछ साल रहा है उसमें गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाया है, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो घटा है। ऐसा किस कारण से हुआ है? तो इसमें दो पॉलिसीज हैं, आप लोग इधर ध्यान से देखिएगा, आपने शायद पहले सुना हो। एक पॉलिसी है जो कि है पीएम किसान। पीएम किसान पर ह्यूज बजटरी एलोकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दूसरा है आयुष्मान भारत। ये दो प्रोग्राम जो हैं, इन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारा खर्चा किया है। तो ये तो हो गया एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन। रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने के पीछे कारण एक ये भी होता है कि भाई आपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, और दूसरा आपकी जो रिसीविंग्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, वो घटी हैं। तो कैसे घटी हैं? तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिससे उनकी रिसीविंग्स में कमी आई। जैसे एक बड़ा रिफॉर्म आपने देखा होगा, अक्टूबर नवंबर के टाइम में कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है गवर्नमेंट ने, कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया है। अभी हमने देखा इस वर्ष के बजट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको भी गवर्नमेंट ने क्या किया है? खत्म किया है। इवन कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म किया। इससे पहले 15-16 के बजट में वेल्थ टैक्स को रिड्यूस किया, खत्म किया जा चुका है। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिससे गवर्नमेंट का जो रिसीविंग वाला पोर्शन है, रिसीविंग वाला पोर्शन ये कम हुआ है और एक्सपेंडिचर बढ़ा है। एक्सपेंडिचर बढ़ने से, रिसीविंग कम होने से रेवेन्यू डेफिसिट जो है पीछे कुछ सालों में, बीते कुछ सालों में बढ़ गया है। इतनी बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा डेफिसिट ट्रेंड था। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था टैक्स रिसिप्ट में। यहां पर हमने ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में चर्चा किया था। डेफिसिट फाइनेंसिंग के सोर्सेस के बारे में भी हमने चर्चा किया था कि ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, कहां कहां से गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। तो इसमें दो हमारे पास मेजर सोर्स थे। एक था हमारे पास मार्केट बोरोइंग, जो कि ये येलो वाला ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, इधर से आप देख सकते हैं उसे, येलो वाला ग्राफ अपवर्ड ट्रेंड पर है। और दूसरा एक मेजर चेंज हमने देखा था सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, ये ब्लू वाली लाइन, जो कि पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती जा रही है। ये इस बात को बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही है स्मॉल सेविंग स्कीम्स को एक्सेस करने का, है ना। इसके कुछ फायदे और नुकसान दोनों हैं। गवर्नमेंट अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स को एक्सेस कर रही है तो गवर्नमेंट जो है मार्केट में प्राइवेट सेक्टर्स के लिए पैसे को छोड़ रही है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर अपनी डिपेंडेंसी को नहीं बनाएगी तो ये जो मार्केट बोरोइंग वाला ग्राफ है ये शायद और ऊपर से जाएगा। ज्यादा पैसा मार्केट से गवर्नमेंट लेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कम पैसा बचेगा।
इसको प्रिवेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा पैसा अवेलेबल हो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर रिलाई कर रही है, निर्भर कर रही है। दूसरी बात, मैंने यहीं पर चर्चा किया था कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर डिपेंडेंसी रखने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये इसका निगेटिव साइड भी है। ठीक है, तो इसकी भी चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। तो अगर आपसे कहा जाए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के मेजर सोर्सेस में कौन कौन से सोर्स है, तो आप एक पहला सोर्स गिना सकते हैं जो कि मेजर है, वो है मार्केट बोरोइंग, येलो वाला ग्राफ जो सीधे ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको। और दूसरा आप यहां पर इसे बता सकते हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स को एक्सेस कर रही है गवर्नमेंट, इंक्रीजिंग ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेट रिसीट ऑफ द सेंटर, इस ग्राफ की भी चर्चा हमने की थी। नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू दैट इज इन येलो, नॉन टैक्स रेवेन्यू ये जो ऊपर वाला ग्राफ है। इसके बाद नॉन डेट कैपिटल रिसिट, नॉन डेट कैपिटल रिसिट में हम ये देख रहे हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है, यहां पर एक क्वांटम जंप हमें दिखाई दे रहा है 0.82% से 2.25%। किस कारण से है ये, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है 0.82% से ऑफ द जीडीपी इन लाख करोड़ 2.25 लाख करोड़ में पहुंच गया, ये कैसे ऐसा हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे। क्वेश्चन ये है अंकिता कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट का ये जो ग्राफ आप देख रहे हो दैट इज नेट रिसीट ऑफ द सेंटर, गवर्नमेंट को जो पैसा मिल रहा है ये उसका ग्राफ है, जिसमें सबसे मेजर पोर्शन हमें दिख रहा है सेंटर टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के माध्यम से बाय द वे ऑफ टैक्सेस, टैक्स इंपोज करके गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला ग्राफ ये है 3.85 इन लाख करोड़, ये जो है 2.25 लाख करोड़ दैट इज नॉन डेट कैपिटल रिसीट। आप देखेंगे लास्ट ईयर जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है 1920 का वो 0.82 लाख करोड़ है ना, दैट इज अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहां से आप देखेंगे जो नया बजटरी एस्टीमेट है 2021 का ये काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, ये 2.25 लाख करोड़ में पहुंच गया है। अगर फिगर की बात करें, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जंप कैसे है। बीपीसीएल, एलआईसी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईटीसी, वेरी गुड। बिल्कुल करेक्ट है स्मिता। बाकी लोगों को भी ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट में एक ये क्वांटम जंप हमें देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट ने ह्यूज डिसइन्वेस्टमेंट प्लान किया है इस ईयर, जैसे कि एलआईसी, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कॉनकॉर, है ना। वेरी गुड, ठीक है, जिसके कारण हमें ये जो है जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स आईईबीआर की बात मैंने की थी, आप सभी लोगों को याद होगा। आईईबीआर इज इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स, इसकी बात की थी, याद है आप लोगों को, इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स की। इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स के साथ दो प्रॉब्लम है। एक बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स है ये काफी बड़ा है। पिछले आप कुछ समय में देखोगे, अगर 2015-16 से लेकर के बजटरी एस्टीमेट 2020-21 तक देखोगे तो इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा है, ये नीचे यहां चल रहा है और ऊपर की तरफ देखोगे तो ये कुछ ऐसे बढ़ा हुआ है। शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं अपने हाथों से बता दे रहा हूं आपको, है ना। ये कुछ इतना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, ये जो इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स है इस पर गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी बढ़ी है। इसके क्या मायने हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है इसका, इसे समझना जरूरी है ना। तो इसके साथ सबसे बड़ी एक दिक्कत है इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स के साथ कि ये डेटा जो है वो बजट में मेंशन नहीं होता, ये बजट में नहीं बताया जाता। पहली चीज, पहली गड़बड़ी, हम कुछ भी छुपा नहीं सकते, है ना, छुपाना गलत है, हम कुछ भी छुपा नहीं सकते, पहली चीज। दूसरा, अगर इस इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स यानी जो पैसा हम यहां से रेज करेंगे, जो पैसा हम यहां से अर्न करेंगे,
अगर उस पैसे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएंगे, आगे की स्लाइड में आप यहां पर देख सकते हैं, अगर इसे हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएंगे तो शायद ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लाइक अगर कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है और वो मार्केट से बोरो करती है और उससे वो रेलवे लाइन बना रही है, उससे वो ओवरब्रिज बना रही है, या ऐसे ही कोई काम और कर रही है जो कि प्रोडक्टिव नेचर का है, तब तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन यदि ये इंटरनल एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स, यहां से जो पैसा आया वो नॉन प्रोडक्टिव वे में अगर यूज किया जाए तो ये बड़ा गड़बड़ होता है। और हो यही रहा है कि ये जो पैसा लिया जा रहा है, इस पैसे से हम फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इन सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इसका एक दूसरा ड्रॉबैक है ना। तो इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स ठीक है जब इसका इस्तेमाल हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में करें, लेकिन अगर इससे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा करते हैं तो ये गलत है, जो कि रिसेंट टाइम में हो रहा है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई? ये भी ग्राफ आपको यही दिखा रहा है कि गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी कैसे जो है आईईबीआर पर बढ़ी हुई है। क्लियर है सबको? आगे चलें। ये सब पिछली क्लास का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, लास्ट क्लास में हमने इसकी चर्चा करी थी। ये एक हमारा बजट साइज है 30 लाख करोड़ का। ये कैसे बना? कैपिटल रिसीट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, है ना, ये पूरा मिला करके कैसे ये बजट साइज बना और फिर इसे हम कैसे खर्च कर रहे हैं, ये भी इस ग्राफ में दिया हुआ है, इसे आप यहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपी गोज टू, कहां से पैसा आया, है ना। तो पैसा एक मेजर पोर्शन हमारे पास आ रहा है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। अगर 100 रुपए, 1 रुपया है हमारे पास, तो उसमें से 20 पैसा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज है, 18 पैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, 18 पैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पर ध्यान रहे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर हम देखेंगे तो ये ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेशन टैक्स। इनकम टैक्स 17 पैसा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7 पैसा, कस्टम 4 पैसा। तो अकॉर्डिंगली तो पैसा हमारे पास आया। अब ये पैसा हम कहीं खर्च करने वाले हैं। ठीक है, कहां खर्च करेंगे? तो देखो, इसमें जो सबसे मेजर पोर्शन है गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू का, वो सबसे बड़ा है स्टेट शेयर। स्टेट्स का शेयर जो कि 42% है। 1% जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, अब वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया है, तो वो 42% कम होकर के 41% हो गया है, 1% हट गया है वहां से। ठीक है, तो एक मेजर पोर्शन स्टेट्स का है। इसके बाद 18 पैसा हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट है, लगभग 7 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़। देन आफ्टर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वगैरह वगैरह, इन सब पर खर्च किया जा रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे पास पैसा आया, यहां पर हमने देखा कि रुपी कम्स फ्रॉम, कहां से हमारे पास पैसा आया है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर हमने देखा कि पैसा कहां गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा पैसा आने का और पैसा जाने का, जिसकी चर्चा हम लोग शुरू से कर रहे हैं। ये अलग प्रकार से हमने इसे दर्शाने का प्रयास, अलग प्रकार से इसे रिप्रेजेंट करने का प्रयास यहां पे किया है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एलोकेशंस, जिसमें एक बड़ा पोर्शन आप देख रहे हैं फूड सब्सिडी का। हम बेसिकली चर्चा करेंगे इन तीनों की, ये जो सब्सिडीज दी जा रही है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है फूड सब्सिडी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लास्ट ईयर अगर हम लोग बात करें रिवाइज्ड एस्टिमेट की, तो जो फूड सब्सिडी थी वो कम से कम वो ऑलमोस्ट 1.80 लाख करोड़ इतना था, 1.80 लाख करोड़ इसके आसपास। और अगर हम बजटरी एस्टिमेट देखिए, रिवाइज्ड एस्टिमेट है 1920 का, अगर बजटरी एस्टिमेट हम लोग देखें इस ईयर का, तो वो है 1.15 लाख करोड़, ऑलमोस्ट एक रफ फिगर हमने ले लिया है, दैट इज 1.15 लाख करोड़। ये थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कर पाना मुश्किल है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया है गवर्नमेंट ने, जबकि ऑलरेडी हमारे पास डेटा है कि हमें ज्यादा खर्च करना है। जब ज्यादा खर्च करना है तो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा रिडक्शन 1.8 से सीधे 1.15 पर ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है।
इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक पहला तो ये, या तो गवर्नमेंट जो है नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज इनको रिड्यूस करना चाह रही है, पहला रीजन। क्या ये श्योर नहीं हूं मैं, बट फिर भी बता रहा हूं एक एक्सपीरियंस से। दूसरा, या तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो हमारे इंटरप्राइजेज हैं वो इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स पर ज्यादा डिपेंड करें। ये दो मेजर रीजन हो सकते हैं। ये दो मेजर रीजन हो सकते हैं कि क्यों इस फूड सब्सिडी को घटा करके 1.15 लाख करोड़ रुपीस किया गया, जबकि ऑलरेडी हमारे पास रिवाइज एस्टिमेट में ये 1.8 लाख करोड़ के आसपास था। मेरी बात क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? आगे चलें। चलो फिर से समझ लो, यहां फूड सब्सिडी दिखाई दे रही है। ये लोकेशन कितना है बजटरी एस्टिमेट का? 1.15 लाख करोड़ के आसपास। 1.15 लाख करोड़, इतना एलोकेशन है। मैं ये कह रहा हूं कि जो लास्ट ईयर का रिवाइज्ड एस्टिमेट था बजट का, उसमें जो फंड एलोकेशन है फॉर फूड सब्सिडी के लिए रिवाइज एस्टिमेट निकल करके आया 1.80 लाख करोड़। मेरी बात ध्यान से समझे, लास्ट ईयर का। लेकिन इस ईयर के बजट में अगर आप फूड सब्सिडी आप देखेंगे, जो कि बजटरी एस्टिमेट है, वो है 1.15 लाख करोड़। तो जब हमारे पास ऑलरेडी डेटा है कि हमारे पास फंड का बर्डन ज्यादा है, हमें ज्यादा फंड एलोकेट करना है, तो गवर्नमेंट ने क्यों फंड कम एलोकेट किया? मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्यों कम एलोकेट किया? तो इसके पीछे रीजन क्लियर नहीं है कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया। तो एक रीजन ये समझ में आ रहा है भाई, क्या सरकार इन फ्यूचर नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरीज हैं जो इसका लाभ लेते हैं, उनकी संख्या को कम करने वाली है, या गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम जो है पैसे को इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स के माध्यम से अरेंज करेंगे, वो फोर्स कर रही है ऐसा करने के लिए। हालांकि अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें हम लोग इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स का, तो आप लोग बार बार देख रहे हैं कि डिपेंडेंसी गवर्नमेंट की इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स पर, आईईबीआर पर बढ़ी है। तो क्या गवर्नमेंट ने ये जो रिडक्शन किया है फूड सब्सिडी में, ये इसी के लिए है? रीजन क्लियर नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? दीपमाला, सुप्रिया, ओके। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। बाकी और सारे एलोकेशंस हैं यहां पर, आप उन्हें देख सकते हैं, दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वी हैव कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। नेक्स्ट वी हैव कोर ऑफ द कोर स्कीम, जिसमें एक मेजर स्कीम है महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, दैट इज कोर ऑफ द कोर स्कीम। कई सारी स्कीम है इसमें, आप देख सकते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, एमजी नरेगा, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वुल्नरेबल ग्रुप्स। इसमें जहां पर फोकस मेरा ज्यादा सबसे है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसके बारे में मैं बात करूं, जो 2019-18 का रिवाइज्ड एस्टिमेट है, 1920 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, उसमें ये जो एक्सपेंडिचर है वो 70,000 करोड़ के आसपास है। दैट इज रुपीज 70,000 करोड़। ध्यान से समझना, रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2019-20। लेकिन जो बजटरी एस्टिमेट है 2021 का, इसमें ये 61,000 करोड़ के आसपास है। अगेन, क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया, इसे समझना मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट क्या चाहती है, जब हमारे पास ऑलरेडी डेटा है कि भाई एक्सपेंडिचर्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, अगर आप लोग रिसेंट टाइम्स के न्यूज को पढ़ें, पास्ट कुछ मंथ के, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा रूरल इंडिया है,
यहां पर जो एक्सपेंडिचर है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कम हुआ है। हमारे रूरल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्लो हो गई है। इवन पूरे इंडिया की इकोनॉमी स्लो है, उसमें रूरल इंडिया जो एक मेजर रोल प्ले करता है, वहां वो इकोनॉमी भी हमें स्लो समझ में आ रही है, स्लो नजर आ रही है। स्लो हमारे पास डेटाज में भी ये क्लियर हो रहा है कि भाई लोगों ने खर्चे कम किए हैं, डिमांड घटी है, रूरल डिमांड घटी है। अगर इसे हम क्लियरली इकोनॉमी के सेंस में कहें तो रूरल डिमांड जो है दैट इज ऑन डिक्लाइन, रूरल डिमांड घटी हुई है। मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस रूरल डिमांड को अपलिफ्ट कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। हमारे पास रिवाइज्ड एस्टीमेट 1920 का है जिसमें 70,000 करोड़ का 70,000 करोड़ खर्च किया गया है। बजटरी एस्टीमेट में 61,000 करोड़ दिया गवर्नमेंट ने। क्यों ऐसा किया, इसे भी समझना थोड़ा मुश्किल है, इससे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो मनरेगा का बजटरी एलोकेशन है वो घटाया गया है रिवाइज एस्टीमेट के कंपैरिजन में। आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। कमेंट करके बताते रहो एक एक स्लाइड के एंड होने पर, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। चलो नेक्स्ट, नाउ कोर स्कीम्स वी हैव प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल एजुकेशन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। यू कैन गो थ्रू दीज स्कीम्स, है ना। इनके बजटरी एलोकेशन से इन्हें मैंने लिख दिया, इसे आप एक बार देख लोगे तो भी काम हो जाएगा आपका, है ना। मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की बात कर लें। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में मैंने चर्चा किया था लास्ट क्लास में, आप लोगों को बताया था मैंने। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम है जहां जो 100% दे आर 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, यहाँ पे कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फंड का और कुछ शेयर जो है स्टेट्स का होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कौन कौन से भाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, इसकी चर्चा मैंने भी लेक्चर के शुरुआत में ही करा, एनालिसिस के बजट के एनालिसिस के शुरुआत में ही हमने इसकी चर्चा करा। 75,000 करोड़ बड़ा बजटरी एलोकेशन है जो कि रेवेन्यू डेफिसिट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, ये प्रधानमंत्री किसान। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगर हमारे पास किसान फैमिलीज की बात करें तो वो 14 करोड़ के आसपास है, और इसका जो बेनिफिट है वो 8 करोड़ फैमिलीज तक ही पहुंच पाया है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स में आया है, ऐसा फिगर्स में आया है, सर्वे में आया है। तो कितना सक्सेसफुल है ये देखने वाली बात होगी। अभी तक बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं, लेकिन इतना बड़ा एलोकेशन करके गवर्नमेंट ने अपने डेफिसिट को इंक्रीज किया है। कंपनसेशन टू सर्विस प्रोवाइडर फॉर क्रिएशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भारत नेट, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कुसुम, इस वर्ष के इस ईयर के जो बजट में है इस कुसुम योजना को अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। कोई आप लोग में से बताएगा ये कुसुम योजना क्या है, अगर पढ़ा हो पहले बजट वगैरह? देखना नहीं है ना, घर पे बैठे हो तो पता चले गूगल कर ले रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना, गलत काम बता दे रहे हैं। नहीं पता एक्चुअली होता क्या है। हाँ सुन लो, होता क्या है कि जो किसान जो एक खेतों में सबमर्सिबल पंप यूज करते हैं, तो वहां पर वो या तो सबमर्सिबल होता है या नहीं होता। तो कई बार आपने देखा होगा डीजल इंजन का प्रयोग करके वो खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, है ना। जो सिंगल पंप सेट होता है उनका, वहां पे डीजल इंजन लगाते हैं। कुसुम योजना के तहत उस डीजल इंजन को रिप्लेस कर देना है सोलर पैनल से, यानी सोलर एनर्जी को इंटीग्रेट कर देना है उससे, और उस सोलर एनर्जी सोलर पैनल के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी उससे आपका पंप चलेगा। दैट इज पीएम कुसुम। इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है।
इस स्कीम की योजना हम लोग करेंगे क्योंकि इस वर्ष के बजट में ये आया हुआ है। तो आगे हम जब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा यूनियन बजट का, उसमें हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? आगे चल लें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्लम्प इन सब्सिडीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। देखिए सब लोग यहां पर देखो, 2011-12 में अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में जो गवर्नमेंट की सब्सिडी का एलोकेशन होता था दैट इज 16.71% इन कंपैरिजन टू द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। लिखा होगा कहीं, इन द टोटल एक्सपेंडिचर हैज बीन a constant decline with the share in financial year 21 estimated at 8.62%, down 9.6% point from financial year 13. So what we see in 2011-12, it is the 16.71% as compared to total expenditure, but in the budgetary estimate of 2021, it is 8.62% of the total expenditure, जो कि कांस्टेंट डिक्लाइन पर है, लगातार डिक्लाइन पर है, और जो कि होना भी चाहिए। अच्छा, ऐसा अगर ये हो रहा है तो ये अच्छा है या खराब है? क्या कहेंगे इसके बारे में? आप लोग अपनी तरफ से क्या राय बनाएंगे? क्या सब्सिडी को कम होना चाहिए? क्या सब्सिडी कम होनी चाहिए? दीपक गुप्ता, यस सर, बट इन अर्बन एरियाज। सुप्रिया का कहना है कि नहीं, इसे बढ़ाना चाहिए। अस्मिता कह रही हैं यस सर, ये ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअल पोर्शन की बात करें, देखिए इसके कई सारे सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होते हैं, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग यहां पर बात करेंगे इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट की। अगर आप देखें तो सब्सिडी किसका पोर्शन है, किसका हिस्सा बनती है? दे आर जनरली मेक पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज्यादा सब्सिडी देने से आपको पता है कि हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो अगर ज्यादा सब्सिडी हो रही है तो ये रेवेन्यू डेफिसिट को बढ़ा सकता है। इसका मतलब ज्यादा सब्सिडी देना अच्छा नहीं है। ये कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। ये घटना, इसका सब्सिडी का कम होना, ये अच्छी बात है। हम लोग एक प्रयास जरूर कर सकते हैं कि जो नीडी पर्सन है, जो जरूरी, जिन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है सब्सिडी की, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वहां तक अगर हमें सब्सिडीज को पहुंचाना है तो हमें टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन को अडॉप्ट करना होगा। जैसे कि इसमें एक बड़ा अचीवमेंट हमारे हाथ लगा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। नाम सुना होगा आप लोगों ने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम सीधे लोगों के खातों में सब्सिडी का अमाउंट या कोई अदर बेनिफिट है वो पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, और ये काफी सफल भी रहा है। थोड़े बहुत अगर इसमें लीकेजेस हैं भी तो समय के साथ वो भी हो सकता है गवर्नमेंट उसमें भी सुधार करके इसे खत्म कर दे। हालांकि डीबीटी जब शुरू में आया था तो इसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ और चीजें जोड़ दी गई, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कहा गया कि अपने खातों के साथ अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर जोड़ दीजिए। आपने सुना होगा ऐसा। इसे क्या कहा जा रहा था, देखो मेरे ध्यान से स्लिप कर रहा है। कहा गया था कि जो भी आपका अकाउंट है, जनधन अकाउंट, उससे अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो आधार नंबर और मोबाइल नंबर जोड़ देने से ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रोसेस है ये और ज्यादा बेहतर बन जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि ये स्कीम गवर्नमेंट लाई थी। हुआ क्या था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जब तक आधार नंबर मोबाइल नंबर नहीं था तो प्रॉब्लम वैसे ही बनी हुई थी, एक एक आदमी 4-4 अकाउंट गवर्नमेंट को दे रहा है।
है ना। तो हुआ क्या कि फिर उसमें गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि जो भी आपका जनधन खाता है जिसमें आप सब्सिडी ले रहे हैं उसमें आधार और मोबाइल का होना मैंडेटरी है। हाँ, जनधन आधार मोबाइल, एग्जैक्टली, जैम फैसिलिटी, वेरी गुड। हाँ, इसके साथ जैम फैसिलिटी को ले आए, वेरी गुड, दैट इज जनधन आधार मोबाइल। जनधन आधार मोबाइल के माध्यम से आपके जो भी अकाउंट्स हैं उससे आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक करके जो लीकेजेस हैं उसे दूर करने का प्रयास किया गया। तो ये काफी रहा, तो सब्सिडीज का कम होना बेहतर है ना, अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और चीजों की बात करें। सब्सिडी ब्रेकडाउन देख लो, कौन कौन सी सब्सिडी है भाई। फूड सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, पेट्रोलियम सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, अदर्स। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, तुम ये देखो कि इन रिसेंट टाइम्स, पिछले कुछ समय में ये जो पेट्रोलियम सब्सिडी है ये घटी है एज कंपेयर टू इधर। अगर हम इसकी बात करें 11-12 से 15-16 से ये घटना शुरू हो गया, इससे पहले तक बढ़ा हुआ था, फिर इसके बाद जो है लगातार आप देखेंगे पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी आई है। ऐसा क्यों हुआ है? पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी क्यों आई है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पता होगा पिछले कुछ सालों में जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी तेजी से घटे हैं, और जब प्राइसेस ऑलरेडी घट गए हैं तो सब्सिडी प्रोवाइड करने की जरूरत ज्यादा नहीं ना पड़ेगी। इंटरनेशनल मार्केट में आपने सुना होगा गवर्नमेंट को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल अवेलेबल हो पा रहा है, तो जब सस्ते दामों में अवेलेबल हो पा रहा है तो सब्सिडी देने की आवश्यकता भी हमें कम पड़ेगी। ऐसा आपने सुना होगा, शायद न्यूज़पेपर वगैरह में सुना हो, या शायद कोई पॉलिटिकल डिबेट चल रहा हो वहां पे आपने सुना होगा ऐसा। न्यूज़पेपर, मीडिया, मैगजीन, कहीं पर भी आपने पढ़ा तो जरूर होगा इसे। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शार्प कट्स इन सम रूरल स्कीम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आप देखें तो 2011-12 के कंपैरिजन में 2017-18 में जो ग्रोथ है वो 8.8% रिड्यूस हुई है, माइनस हुई है। और अगर हम लोग बात करें एज पर द डेटा गिवन बाय द लेबर ब्यूरो, the monthly per capita expenditure in rural India declined by 8.8% in 2017-18 compared to 2011-12 as shown in the table. So हम ये देख रहे हैं कि जो रूरल इंडिया है वहां पे पर कैपिटा, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर दैट इज ऑन डिक्लाइन। इसका क्या कंसिक्वेंस है, इसका क्या परिणाम होगा? एक्सपेंडिचर घटने का मतलब यह है खर्च कम किया जा रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर लोग कम कर रहे हैं, यानी कि इनकम घटी है, उनके पास पैसा कम है ना। तो यहां पर जो प्रयास होना चाहिए सरकार का वो ये प्रयास होना चाहिए कि हम स्कीम्स के माध्यम से लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा दें, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। नहीं, एक्सपेंडिचर घटने का मतलब इनकम घटा है। अब जरा सही सी एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर घटने का मतलब यह भी है कि डिमांड क्या हुई है, घटी है। एक्सपेंडिचर कम है इसका मतलब इनकम घटा है, इनकम घटने के कारण एक्सपेंडिचर घटा है। एक्सपेंडिचर अगर घटेगा, लोग खर्च करेंगे, खर्च करना कम करेंगे तो डिमांड घटेगा। डिमांड अगर घटेगी तो इसका प्रभाव प्रोडक्शन पर पड़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा। प्रोडक्शन अगर घटेगा तो अगेन इसका प्रभाव, कम प्रोडक्शन होगा तो इनकम भी फर्दर कम जनरेट होगी, और इनकम अगर कम जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है, सॉरी, प्रोडक्शन अगर घटेगा तो आप पहले ये कहो कि आपका एम्प्लॉयमेंट घटेगा। कम प्रोडक्शन तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, घटेगा, और एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो आपकी इनकम घटेगी। क्या ऐसा होने देना है? क्या ऐसा होने देना चाहिए? एक्सपेंडिचर के घटने का क्या मतलब है? एक्सपेंडिचर घटना मतलब लोगों के जेब में कम पैसा होना,
कम पैसा होना, कम खर्च करेंगे, डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगा तो प्रोडक्शन घटेगा। भाई वस्तुएं कम अगर डिमांड में होंगी तो उत्पादनकर्ता जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन घटा देगा, प्रोडक्शन कम होगा, काम कम होगा तो रोजगार कम होंगे, और रोजगार कम होगा तो आय कम होगी, इनकम कम होगी। ये एक इंपैक्ट। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स में कट करना चाहिए जो रूरल इंडिया में लोगों के हाथों में पैसा देने का काम करती हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? कमेंट करिए, कमेंट करके जवाब दीजिए आप लोग। एग्जैक्टली सुप्रिया, वेरी गुड। इट विल अल्टीमेटली कॉज रिसेशन। बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि ऑलरेडी वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द इकोनॉमिक स्लो डाउन। ऑलरेडी हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और ऐसे में अगर रूरल इंडिया में जो बजटरी एलोकेशन है, देख लो यहाँ पे क्लियर है। 2019-20 का जो रिवाइज एस्टिमेट है मनरेगा का, दैट इज 2.63%, और अगर 2021 का बजटरी एस्टिमेट देखा जाए तो 2.02%। ये कट क्यों है? मनरेगा में ये पैसा कम क्यों किया गया जब हमारे पास ऑलरेडी रिक्वायर्ड है ज्यादा पैसा? ज्यादा पैसे की बात कह रहे हैं तो फिर कम क्यों दे रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है ना। इसके अलावा अगर आप और भी स्कीम्स देखेंगे तो कई में और कट्स है। तो रूरल इंडिया की स्कीम्स को इस प्रकार से कम करना, बजटरी एलोकेशन में कम पैसा एलोकेट करना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आगे चले हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द बजट, दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इस बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण रहा, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। अभी तक जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, इसके पहले तक जहां पर हमने वेरियस एलोकेशंस को पढ़ा, बहुत में बजट में बहुत सारे एलोकेशंस किए गए, है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानने का प्रयास किया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर आ गए हैं। ये हमारे पूरे बजट डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। सबको दिख रहा है? सबको क्लियर है? सब लोग देख पा रहे हैं? कमेंट करके जवाब दो, कमेंट करो। चलो ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एलोकेशन है, पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बजट का, दैट इज द फाइनेंस मिनिस्टर हैज गॉन फॉर 0.5% डेविएशन फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट टारगेट अंडर द FRBM एक्ट टू एंड 2019-20 with a 3.8% deficit and promise to attain 3.5% in 2021। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी कि एज पर द FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो 3.0% होना चाहिए, लेकिन 3.5% गवर्नमेंट लेकर के चल रही है। यहां पर गवर्नमेंट ने 0.5% का जो हमारे पास एक स्लिपेज है वो आया है हमारे पास, क्योंकि FRBM एक्ट में ये परमिशन दी गई है हमें कि इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट यदि चाहे तो 0.5% का डेविएशन यानी एक्स्ट्रा और खर्चा डेफिसिट में जाकर के इसे टारगेट कर सकती है इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अब जैसा कि हमें पता है कि इकोनॉमी स्लो डाउन में है और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बना करके रखना चाहती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने वो जो स्लिपेज क्लॉज है उसका यूज करते हुए 3 से 3.5% इसे रखा है 2021 में। अगर 2019-20 की बात करें जो बजट था, उसमें ये फाइनली जो रिवाइज्ड एस्टिमेट के तहत डेटा निकल करके आया था वो 3.8% का था। इस बार ये 3.5% होगा। इसके अलावा अगर दूसरी बात हम लोग करें, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट हैज कम डाउन टू 48.7% इन मार्च 2019 फ्रॉम 52.2% इन मार्च 2014। अगर 2014 के कंपैरिजन में 2019 की बात करें तो गवर्नमेंट का जो डेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डेट क्या होता है?
कोई बताएगा? वो 48.7% हो गया है, जो कि पहले 52.2% था। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट डेट? सेंट्रल गवर्नमेंट डेट किसे कहते हैं? डेट टेकन फ्रॉम आरबीआई, anybody else? Anybody else? The borrowings government has taken. तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट डेट को हम लोग जो है फिस्कल डेफिसिट भी कह सकते हैं। मैं अंकिता से पूछ रहा हूं, अंकिता, इस सेंट्रल गवर्नमेंट डेट को हम लोग फिस्कल डेफिसिट भी तो कह सकते हैं अगर आप बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं तो। क्यों नहीं कह सकते? फिर आपने बोरोइंग्स लिखा ना, तो बोरोइंग्स ही तो फिस्कल डेफिसिट होता है, कह सकते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, समझने का प्रयास करो। जैसे हमने इस वर्ष 100 रुपया लिया, इसके पहले भी मैंने 100 रुपया लिया था, उससे लास्ट ईयर मैंने 200 रुपया लिया था। तो गवर्नमेंट का ये जो एक्यूमुलेटिव, ये एक्यूमुलेटेड डेट है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट डेट कहा जाता है। पिछले 3-4 सालों से जो हम उधार लगातार कर्ज लेते जा रहे हैं, उस कर्ज की बात कही जा रही है। फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो उसी साल के कर्ज की बात होती है। लेकिन जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट डेट की बात कर रहे हैं तो इस वर्ष, इससे पहले कितना हमने लिया था एक्यूमुलेटिव फॉर्म में, हम इसे सेंट्रल गवर्नमेंट डेट का नाम देते हैं। ठीक, बात मेरी क्लियर है ना? तो जो कि इस समय 2019 में 48.7% है, जो कि मार्च 2014 में 52.2% था। सेकेंड पॉइंट, a massive target of rupees 2.1 lakh crore for disinvestment which includes listing of LIC। बहुत बार चर्चा किया हम लोगों ने इसकी कि गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो 2019-20 का बजटरी एस्टिमेट जो है उसमें जो गवर्नमेंट को रिकवरी हुई है, दैट इज समथिंग अराउंड 65,000 करोड़। ये डिसइन्वेस्टमेंट है एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2019-20। लेकिन अगर बजटरी एस्टिमेट की बात करें फॉर 2021, तो गवर्नमेंट ने इसे रखा है 2.1 लाख करोड़। बार बार इसकी चर्चा हुई, ये क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट एलआईसी को लिस्ट करने जा रही है, गवर्नमेंट भारत पेट्रोलियम को सेल आउट करने जा रही है, कॉनकोर को सेल आउट करने जा रही है, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को सोल्ड आउट करने जा रही है, आईडीबीआई बैंक के पार्ट स्टेक को सोल्ड आउट करने जा रही है, और गवर्नमेंट इज मेजरली बेटिंग ऑन एलआईसी। सो ये जो हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है, ये गवर्नमेंट का काफी बड़ा हुआ है, 2.1 लाख करोड़, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइक इन डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर फॉर बैंक डिपॉजिटर फ्रॉम ₹1 लाख टू ₹5 लाख। व्हाट इज दिस? ये क्या है? अच्छा, ध्यान रखना एक बात और, हमने कहा 2.1 लाख करोड़ का टारगेट है। मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा 2.1 लाख करोड़ का टारगेट है, इतना मिला नहीं है अभी सरकार को। कितना मिलेगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। एलआईसी में क्या मिलेगा गवर्नमेंट को, भारत पेट्रोलियम कब तक सोल्ड आउट होता है, कॉनकोर के स्टैक को कब तक सोल्ड आउट करते हैं, है ना? तो ये 2.1 लाख करोड़ अभी रियलाइज होना है, अभी ये टारगेट है, अभी रियलाइजेशन हुआ नहीं है। हम ये देखेंगे इन द कोर्स ऑफ टाइम कि ये मिलता है या नहीं मिलता है। बात मेरी क्लियर? बात मेरी समझ में आ गई? अस्मिता, वेरी करेक्ट। इन केस ऑफ बैंक कोलैप्स द अमाउंट इंश्योर्ड बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, अभी आपने देखा होगा रिसेंट कुछ टाइम में पीएमसी बैंक महाराष्ट्र में, पंजाब एंड महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कोलैप्स कर गया। ये कोलैप्स कर गया, द बैंक हैज कोलैप्स्ड।
अगर बैंक कोलैप्स करता है, अगर बैंक कोलैप्स करता है, इफ बैंक कोलैप्स्ड, तो जो डिपॉजिटर्स का पैसा होगा वो कैसे उन्हें मिलेगा? तो अभी तक का प्रोसेस ये था, अभी तक का प्रोसेस ये था कि आपको 1 लाख रुपए तक मिलेगा। 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट बैंकों में आपका इंश्योर्ड है, अभी तक था। यानी कि अगर किसी ने बैंक में 50,000 रुपए जमा किए हैं, he will get 50,000। अगर किसी ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया है, then he will get 1 लाख रुपीज। अगर किसी ने 5 लाख रुपया भी जमा किया है, then again he will get maximum of rupees 1 लाख। अभी तक का प्रोविजन यही है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस 1 लाख को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया। यानी कि अब किसी बंदे ने 2 लाख रुपए रख रखे हैं बैंक में, तो उसे 2 लाख रुपए पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, बात मेरी क्लियर? 5 लाख है तो 5 लाख मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई किसी बंदे ने ज्यादा पैसा रख रखा है, लाइक मान लो 20 लाख रुपीज, तो इस केस में भी उसे मैक्सिमम कितना मिलेगा? 5 लाख रुपया। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है हमारा, हाइक इन डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर फॉर बैंक डिपॉजिटर फ्रॉम ₹1 लाख टू ₹5 लाख, वो यही बता रहा है। दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं, ये जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का, that will be paid by the bank, premium will be paid by the bank। और दूसरी बात, ये जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस देने का काम एक संस्था करती है जिसका नाम है DICGC। DICGC का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, and it is the fully owned subsidiary of RBI। DICGC is the fully owned subsidiary of RBI। तो ध्यान से समझ लेना, 1 लाख रुपए तक का जो कवर था उसे बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। जो इस इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बैंक जमा करता है, बैंक उसे वियर करते हैं। और जो इंश्योरेंस की सुविधा है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड DICGC, एंड DICGC इज द फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI। मेरी बात क्लियर? बात समझ में आ गई? अस्मिता, व्हाई दिस स्टेप हैज बीन टेकन? ओके, वेरी गुड। मैंने जैसा बताया आपको कि अभी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक कोलैप्स किया, ये एक घटना नहीं है। अगर आप पिछले 10 साल को उठा करके देखोगे तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके फेलियर की घटना बहुत फ्रीक्वेंट है। कोऑपरेटिव बैंक्स के फेलियर की घटना बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत ज्यादा संख्या में कोऑपरेटिव बैंक्स फेल कर रहे हैं। अब जब कोई भी बैंक फेल होता है तो उसमें से वहां पे जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है वो खत्म होने लगता है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा यस बैंक के साथ हुआ। यस बैंक में क्या हुआ? वही यस बैंक तो एक बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक था, लेकिन यस बैंक में प्रॉब्लम आई, आपने देखा लोग अपना पैसा निकालने के लिए दौड़ने लगे, है ना? तो होता कुछ नहीं, बस ऐसा ही है कि अगर कोई बैंक कोलैप्स करता है तो डिपॉजिटर्स का पैसा, डिपॉजिटर्स के पैसे का क्या होगा, ये बड़ी बात होती है। अच्छा, एक बात और यहां पे समझो, जैसा कि मैंने बताया इस स्टेप को लेने के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि जो कोऑपरेटिव्स है वो फेल हो रहे हैं, लोगों का पैसा ना डूबे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस डिपॉजिट को बढ़ाया। दूसरी चीज, जो बड़े बैंक्स हैं वो फेल कम होते हैं, तो उनके लिए ये एक नेगेटिव साइन भी है। इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ने से प्रीमियम का साइज भी बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा तो उनके ऊपर बर्डन ज्यादा होगा, है ना? तो ये उनके लिए एक तरीके से नेगेटिव है, क्योंकि बड़े बैंकों का फेल होना बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, या वो ऐसे नहीं कि नॉर्मली फेल हो रहे हैं। तो वहीं पर ये जो छोटे बैंक हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको ये बेनिफिट करने वाला है, लाभ पहुंचाने वाला है। जो बड़े बैंक हैं उनको उनके कॉस्ट पर, बड़े बैंकों की कॉस्ट पर छोटे बैंकों को लाभ पहुंचाएगा। अगर वो फेल होते हैं तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस अवेलेबल है, 5 लाख रुपए तक डिपॉजिटर्स को आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही है अस्मिता। SBI के साथ कुछ और लोग भी हैं, 2 बैंक और भी हैं,
उन्होंने भी पैसा लगाया, आईसीआईसीआई भी है शायद उसमें, और एक बैंक और कोई है। लोन देते देते डूब गए। सही है, ठीक है, बात मेरी क्लियर है, समझ में आ गई इंश्योरेंस वाली बात? इंश्योरेंस वाली बात क्लियर है ना? 1 लाख से 5 लाख। चलो, lower personal income tax rate with more slab and options is given to retain the old slab or switch over to new slab by the income tax pay। इसे हम लोग एक सेपरेटली डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया है, पुराने जो टैक्स स्लैब था उसके साथ कुछ कंसेशन हमें मिलता था, कुछ छूट मिलती थी, है ना? जैसे आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड वगैरह है आपके पास, तो वहां पे आपको छूट मिलती थी, है ना? कुछ कंसेशंस थे वहां पे, ठीक है? तो आप उसे ले सकते हैं, या गवर्नमेंट ने एक नया स्लैब दिया हुआ है, आप उस नए स्लैब को ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे एक सेपरेट स्लाइड में। हमारे पास एक पूरी सेपरेट स्लाइड है जिसमें हम पुराने वाले और नए वाले दोनों इनकम टैक्स स्लैब की चर्चा करेंगे। किसके लिए पुराना बेहतर होगा, किसके लिए नया स्लैब बेहतर होगा, इसकी चर्चा हम लोग सेपरेट स्लाइड में करेंगे, हमारे पास वो अभी आगे आएगा। फिलहाल के लिए यहां पर बस इतना समझ लो कि गवर्नमेंट ने एक नया इनकम टैक्स स्लैब प्रेजेंट किया है जिसमें कोई कंसेशन नहीं है। पुराना वाला भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं जिसमें कंसेशन मिलते हैं आपको, लाइक आपने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना? The light is reflecting, kindly switch off the light। एक्चुअली ये जो लाइट है ना, ये लाइट जो है ये प्रोजेक्टर की ही लाइट है जो इस पर पड़ रही है, आई थिंक, है ना? ऐसा ही है। जरा सा इसको ऑफ करिए, रुक जाइए मैं कर रहा हूं, तो लाइट एकदम कम हो जाएगी। अभी कैसा है, अभी कैसा है देखिए, ज्यादा लाइट धीमी हो गई है मुझे लग रहा है। अभी यही देख लो, अभी ऐसा ही देखो, नहीं दिखाई दे रहा है तो बोल रहे हैं सुनो। अब ये कोरोना का जो असर है ना, हम लोगों को ऐसे ही चलाना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो विजिट बेकार हो जाएगी, बता दे रहा हूं। हाँ, इसीलिए मैंने लाइट वापस से चला दिया है, रहने दो, चलो अभी ठीक है, इधर ध्यान दो। ये कोरोना इफेक्ट है यार, मैनेज करना पड़ेगा कुछ दिन। चलो देखो, तो मैंने बताया ना कि एक नया स्लैब गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें कोई कंसेशंस वगैरह नहीं है। पुराना स्लैब जो कि कंसेशन के साथ होता है, दोनों आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। किसको पुराना स्लैब चूज करना है, किसको नया स्लैब चूज करना है, इसे हम लोग सेपरेट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बजट का, दैट इज द एबोलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन abolished। What is dividend distribution tax? Companies, before providing the dividend to the shareholders, they have to pay certain tax, that is called dividend distribution tax। It have cascading effect, like आपको पता होगा कि कंपनीज कॉर्पोरेशन टैक्स भी पे करती हैं, कंपनी अपने इनकम पर कॉर्पोरेशन टैक्स पे करती है, और उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे करना होता है। डबल टैक्स है, एक तो पहले अपनी इनकम पर कॉर्पोरेशन टैक्स दिया, बचे हुए पार्ट पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया। जो भी प्रॉफिट हुआ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को, उससे पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना था। तो इस कास्केडिंग इफेक्ट को, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स, रिमूव कर दिया गया है। दैट इज अ वेरी बिग रिफॉर्म इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के केस में देखा जाए तो ये एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। इधर इनकम टैक्स स्लैब ले आना और उधर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को एबॉलिश करना। इसके बाद एक नया बड़ा सुधार किया गया है, ध्यान से देखो, अमेंडिंग द इनकम टैक्स एक्ट टू मैंडेट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू अडॉप्ट टैक्स पेयर्स चार्टर। व्हाट इज टैक्स पेयर चार्टर? इट इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर्स के राइट्स को बताया गया है। टैक्स पेयर्स
के क्या क्या राइट्स हैं, इसे यहां पर बता दिया गया है। इसके साथ ही टैक्स ऑफिशियल्स का हरासमेंट ना हो, आपको अपने राइट्स के बारे में जानकारी हो, ये भी यहां पर मेंशन होगा। ठीक है, सो टैक्स पेयर्स चार्टर इज बेसिकली फॉर टैक्स ऑफिशियल्स एंड टैक्स पेयर्स, जहां पर टैक्स ऑफिशियल के हरासमेंट को रोकने का काम किया जाएगा और साथ ही साथ टैक्स पेयर्स के राइट्स को बताने का काम किया जाएगा। इसके अलावा फेसलेस अपील ऑन द लाइंस ऑफ फेसलेस असेसमेंट। आप कुछ भी इनकम टैक्स वगैरह फाइल करते हैं या कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वहां पर फेसलेस अपील है, मींस कि ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरफेस अलाउ नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, हम करप्शन को रिड्यूस कर सकेंगे। तो ये एक फेसलेस अपील ऑन द लाइन ऑफ फेसलेस असेसमेंट। ये जो लास्ट के 4 पॉइंट हैं है ना, डायरेक्ट टैक्स सुधार में, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म में काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो इन लास्ट के 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। पहला, नया स्लैब पुराना स्लैब, नया स्लैब विदाउट एनी कंसेशन, पुराना स्लैब विद कंसेशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को एबॉलिश करना, टैक्स पेयर्स चार्टर को लाना और फेसलेस अपील ऑन द लाइंस ऑफ फेसलेस असेसमेंट। ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है। Projector screen will be changed by tomorrow, so don't worry about light and reflex. So मैं क्या लग तो रहा है, कौन है ये नीचे, मैम है ना? ओके, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं। अ 16 पॉइंट एक्शन प्लान टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसको भी आगे देखेंगे एक सेपरेट स्लाइड में। सो बेसिकली एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर को बूस्ट करने के लिए एक 16 पॉइंट एक्शन प्लान डिवाइस किया है गवर्नमेंट ने। क्या है वो आगे आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम क्या है भाई, बहुत सारे केस पेंडिंग है टैक्स से रिलेटेड, है ना, बहुत सारे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पेंडिंग है ना। तो विवाद से विश्वास स्कीम ला करके बेसिकली गवर्नमेंट चाह रही है कि इसका निपटारा कर दिया जाए। केवल और केवल जो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है वो आपको पे करना होगा, ना कोई इंटरेस्ट लगेगा, ना ही कोई पेनाल्टी लगेगी। केवल आप अपने डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट को पे करके इस समस्या से निपटारा पा सकते हैं। दैट इज विवाद से विश्वास स्कीम। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, है ना, अभी आगे आएगा ये, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। National logistic policy will be released, creating single window e-logistic market. What is logistics? Okay, I'm coming to the point 4. Please tell me what is logistics. कोई बताएगा लॉजिस्टिक्स क्या है? प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग एनी प्लान। सुन लो सभी लोग, बेसिकली लॉजिस्टिक का मतलब है जब भी कोई गुड्स प्रिपेयर होता है तो उसकी जो पैकेजिंग है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोडिंग है, अनलोडिंग है। सुप्रिया ध्यान से सुनिए, क्या होता है ये, ध्यान से सुनिए। कोई भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, दे ऑल आर बिकम द पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। और इंडिया में ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, ये काफी ज्यादा है। दैट इज समथिंग अराउंड 15% ऑफ द जीडीपी। As compared to developed nation, if we see, then this cost is very high. So government want to reduce this cost to 10% of GDP. Why this cost is very high? That is because of very complex and fragmented infrastructure of logistics. So that is why government has taken a step to create a single window e-logistic market that will reduce the logistic cost. We will discuss separately this in the coming slides.